हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के एमकॉम के सब्जेक्ट IBO 5 को। ये चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय विपणन रणनीति और लॉजिस्टिक, मीन्स इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड लॉजिस्टिक्स। तो इसमें हम आज फोर्थ प्रश्न के 5 क्वेश्चंस करेंगे। जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है हमारे, उसके 5 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम उसके सेकेंड पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न 1 है, उपभोक्ता की दृष्टि से लॉजिस्टिक सेवा के विभिन्न घटक कौन कौन से होते हैं। तो हमें लॉजिस्टिक के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरा पढ़ लिया था। तो उपभोक्ता की दृष्टि से लॉजिस्टिक के जो विभिन्न कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आंसर में हम लिख सकते हैं, पहला है स्टॉक की उपलब्धता। स्टॉक घटक का मुख्य तत्व है जिसे भौतिक वितरण प्रबंधन को मापने हेतु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ मानव शक्ति, भवन, हस्त उपकरण, प्रशासनिक तथा स्टॉक की बिक्री लागतों में केंद्रीकरण की बचत द्वारा की जाती है। अतः केंद्रीकरण का यहाँ पर तात्पर्य है कि कंपनी स्टॉक उपलब्धता को पूर्ण रूप से कायम करके बढ़ाया जा सकता है। अतः यहाँ कुल वितरण लागत कम हो जाती है। यहाँ उत्पाद की सरल उपलब्धता न सिर्फ ग्राहक सेवा में सहयोग प्रदान करती है, साथ ही ये बिक्री को भी बढ़ावा देती है। तो जैसा हमें पता है कि लॉजिस्टिक क्या होता है कि विपणन की प्रणाली होती है कि किस तरह से सही समय पर सही कंडीशन में सही उपभोक्ता तक चीज़ें पहुंचाई जाएं। तो उपभोक्ता की दृष्टि से हम लॉजिस्टिक प्रणाली की बात कर रहे हैं। तो जो भी सबसे पहले इसमें आता है वो है स्टॉक की उपलब्धता। कि उपभोक्ता को जो भी स्टॉक चाहिए वो सही मात्रा में, सही रूप में उपलब्ध होना चाहिए। यहाँ पे मानव शक्ति, भवन, हस्त उपकरण, प्रशासनिक और स्टॉक की बिक्री लागतें हैं ना, वो केंद्रीकरण के द्वारा कि इनको सबको एक जगह सेंट्रलाइज कर लिया जाए, उसके द्वारा सेविंग की जाती है। क्योंकि जितना कम कॉस्ट आएगी उतना ही उपभोक्ता को फ़ायदा होगा। तो केंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है, कंपनी स्टॉक उपलब्धता को पूर्ण रूप से कायम करके बढ़ाया जा सकता है। तो केंद्रीकरण करने से तात्पर्य होता है कि जो कंपनी के पास स्टॉक है ना वो हर समय अवेलेबल होना चाहिए। तो इसे जो है केंद्रीकरण के द्वारा पूर्ण रूप से इसे कायम करके बढ़ाया जा सकता है। किसको बचत की जा सकती है, मानव शक्ति, भवन, हस्त उपकरण, प्रशासनिक, स्टॉक की बिक्री के लिए। तो यहाँ कुल वितरण लागत कम हो जाती है। तो जब एक जगह केंद्रीकरण होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा, तो जो कुल वितरण लागत होती है विपणन की लागत होती है वो कम हो जाती है। यहाँ उत्पाद की सरल उपलब्धता न केवल ग्राहक सेवा में योगदान देती है, साथ ही बिक्री को भी बढ़ावा देती है। क्योंकि हर समय अगर स्टॉक अवेलेबल होगा, जब भी कस्टमर को चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है और सही मात्रा में है, सही कीमत पर है, तो डेफिनेटली इससे सेल्स में भी इंक्रीजमेंट होती है। सेकंड है आदेश चक्र का समय, यानी कि जो ऑर्डर पीरियड होता है वो क्या होना चाहिए। तो आदेश चक्र समय को साधारण प्रकार से उस समय अंतर के रूप में लिया जाता है जिसमें पूर्तिकर्ता कंपनी प्रत्यक्ष नियंत्रण के करने में निर्णय प्राप्त करती है। आदेश चक्र में 3 समय अंतरण पाए जाते हैं। आदेश चक्र का मतलब है समय का अंतर। तो इसमें 3 समय अंतर होते हैं। नंबर 1, आंतरिक आदेश संप्रेषण की जो इंटरनल ऑर्डर कम्युनिकेशन होता है वो। फिर आदेश प्रक्रमण के साथ साथ तैयारी और माल भेजना, कि जब आदेश कम्युनिकेट कर दिया गया है ऊपर से नीचे के लेवल तक कि भाई अगर ऑर्डर आए हैं तो नीचे जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है उनको बता दिया गया है, तो वो उसे क्या करते हैं, उसको भेजने की तैयारी करते हैं और माल भेज भी देते हैं। फिर है वस्तुओं का बाह्य परिवहन, क्योंकि जब माल भेजने के लिए तैयार हो गया है तो फिर वो जो ट्रांसपोर्ट करना होता है उसकी भी तैयारी की जाती है। यह आदेश चक्र का समय छोटा तैयार करना होता है, तो उसके अनुसार एक या ज़्यादा समय अंतरों को छोटा करना होता है। तो आदेश चक्र का जो समय है, अगर हम कहते हैं कि ये 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर को पूरा कर दिया जाएगा, तो अगर आदेश चक्र का समय छोटा करना होता है तो उसके अनुसार एक या ज़्यादा समय अंतर को भी छोटा करना होता है। यह लागत कटौती तथा प्रभावी संसाधन उपयोग कर की ओर अपने कदम उठाता है। इससे क्या होता है कि अगर समय अंतरण कम है तो लागत में कटौती आएगी और प्रभावी जो संसाधन उपयोग हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनका अच्छी तरीके से यूज़ हो पाएगा। क्योंकि अगर ऑर्डर पूरे हो गए तो अगले ऑर्डर आएंगे, तो ये जो ऑर्डर हमने पूरा किया उसका जो समय बचेगा और गोडाउन वगैरह में जगह होगी तो हम अगले ऑर्डर के लिए स्टॉक को अवेलेबल करा सकते हैं। थर्ड है स्फूर्ति की आवृत्ति।
स्फूर्ति की आवृत्ति ग्राहक सेवा का महत्वपूर्ण घटक है। आज अनेक छोटी छोटी फुटकर दुकानों के अंतर्गत स्टॉक की क्षमता अचानक नहीं उत्पन्न होती, वरन यह फुटकर ग्राहकों हेतु स्फूर्ति के लिए तत्पर रहते हैं। यह स्फूर्ति की आवृत्ति के कारण ही ग्राहक सेवा को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। तो जो उनको ट्रांसफ़र करना है, उन तक पहुंचानी है, जो ऑर्डर मिला है उनको सप्लाई देनी है, तो उसकी आवृत्ति यानी कि ये बार बार कितनी बार ये चीज़ होती है, बार बार अगर ऑर्डर आएंगे उनको पूरा किया जाएगा। तो स्फूर्ति की आवृत्ति ग्राहक सेवा का महत्वपूर्ण घटक है कि बार बार जो उनको सप्लाई मांगी जा रही है वो पूरा किया जाए। तो आज अनेक छोटी छोटी फुटकर दुकानें हैं, उसके अंतर्गत स्टॉक की क्षमता को अचानक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें थोड़ा थोड़ा ही वहाँ पर सामान आता है, बल्कि यह फुटकर ग्राहकों हेतु स्फूर्ति के लिए तैयार रहते हैं। तो जब भी फुटकर ग्राहकों को छोटा मोटा सामान मंगाने वाले ग्राहकों को ये हमेशा रेडी रहते हैं सेल्स देने के लिए, कि जो चीज़ छोटी दुकानों पे नहीं मिलती, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें तो पूरा स्टॉक नहीं होता और ग्राहकों की पसंद कुछ और है, तो इसके द्वारा फुटकर ग्राहकों को सप्लाई किया जा सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, उनका जो ऑर्डर है वो पूरा किया जा सकता है। डी पार्ट है इसका समय पर सुपुर्दगी। आज वितरण मुख्य रूप से फुटकर विक्रेता पर निर्भर है। ठीक है, तो जो भी वितरण है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, वो मुख्यतः किस पर निर्भर है? फुटकर विक्रेता पर, जो छोटे दुकानदार होते हैं। अतः विक्रेताओं की स्फूर्ति की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण हो गई है। समय पर माल की स्फूर्ति करना वितरकों पर लागत का आरोपण करता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि स्फूर्ति सेवा एक से अधिक ग्राहकों को दी जानी होती है। अतः स्फूर्ति पूर्ण करने का प्रयत्न किया जाता है कि जो भी सप्लाई है वो टाइम पे पूरा किया जा सके। फिर जब वितरक तय की गई स्फूर्ति को पूर्ण करते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो सप्लाई को कंप्लीट कर देते हैं, तो यहाँ सप्लाई की जो प्रोसेस है ना वो बहुत जटिल हो जाता है, क्योंकि वाहनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। अतः यहाँ वितरण हेतु जरूरी है कि वह स्फूर्ति की लागतों को उन ग्राहकों से ले जिन्हें माल दिया जाता है। तो जब यहाँ पर क्या है एक बात समझने वाली, कि जब वितरक तय की गई स्फूर्ति को पूर्ण कर देते हैं, कि वितरक की जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वही पूरा कर देते हैं, सेल पहुंचा देते हैं, तो ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है ना, अपने जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। तो यहाँ वितरण के लिए क्या ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या ज़रूरी है, कि जो सेल्स की जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ना, वो उन लागतों को, उन कॉस्ट को कंज्यूमर से ही लें जिनको माल दिया जाता है, तो उनसे ही ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ले ली जाए। इसका लास्ट पार्ट है स्फूर्ति की विश्वसनीयता है। ठीक है, तो इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। नियमित स्फूर्ति सिर्फ ग्राहक सेवा आवश्यकता को ही पूर्ण नहीं करती, वरन वितरकों को भी लाभ पहुंचाती है, क्योंकि अगर वो रेगुलरली सेल्स करते रहेंगे तो ग्राहक सेवा तो संतुष्ट होगी, साथ में जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। यह प्रक्रिया सरल हो जाती है, वह इसकी सरलता ही वितरकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह लागतों को घटाती है। तो ये जो रेगुलर सप्लाई है ना, इसकी वजह से वितरकों को भी लाभ मिलता है। तो लाभ मिलेगा तो वो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे उसे, और लागतों को घटाया जा सकता है इससे, जिससे कि टाइम पे सुपुर्दगी हो रही है तो डेफिनेटली जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी कम आएगी। सेकंड क्वेश्चन है, रणनीतिक लॉजिस्टिक योजना से आप क्या समझते हैं? तो रणनीतिक लॉजिस्टिक योजना के अंतर्गत विनिर्माण तथा भौतिक वितरण दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है, कि इसमें विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही भौतिक वितरण मीन्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को शामिल किया जाता है। रणनीतिक लॉजिस्टिक योजना किसी भी ढांचे की रूपरेखा को बताती है कि किस तरह से रूपरेखा खींची गई है, किसी का जो स्ट्रक्चर है उसका लेआउट किया है। इसकी शुरुआत व्यावसायिक लक्ष्यों तथा रणनीतियों की पहचान से होती है, कि व्यवसाय के लक्ष्य क्या हैं, क्या गोल्स हैं और क्या उनकी स्ट्रैटेजीज रहने वाली हैं। वैसे एकीकृत लॉजिस्टिक योजना के साथ चलाया जाता है। एकीकृत लॉजिस्टिक योजना क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसको आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं क्लियर है तो यहाँ पर। तो एकीकृत लॉजिस्टिक योजना के साथ इसे चलाया जाता है ताकि लॉजिस्टिक प्रणाली की हर कड़ी की गुणवत्ता की जांच की जा सके, कि हर जो लॉजिस्टिक हमारा प्रोसेस है उसमें जो भी उसमें कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, हर प्रोसेस के हर स्टेप को, उसकी गुणवत्ता को जांचा जा सकता है। लॉजिस्टिक प्रणाली की हर कड़ी अथवा घटक की गुणवत्ता की जांच न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से की जाती है, वरन इसको संपूर्ण या एकीकृत रूप से जांचा भी जाता है। तो जांच व्यक्तिगत रूप से तो की जा ही रही है पर्सनल वे में, तो साथ ही से पूरा या एकीकृत रूप से भी इसको मेज़र किया जा सकता है कि ये सही है या नहीं है। तो क्वेश्चन था हमारा, रणनीतिक लॉजिस्टिक योजना से आप क्या समझते हैं? तो हमने कहा इसके लिए पूरी रणनीति बनानी चाहिए। इसको दो तरीके से जांचा जा सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी और संपूर्ण रूप से भी।
क्वेश्चन नंबर 3 है, तीनों रणनीतिक वितरण व्यवस्थाओं को सूचीबद्ध कीजिए व उनकी उपयुक्तता बताइए। तो रणनीतिक वितरण व्यवस्था के 3 रूप है, उनकी उपयोगिता निम्नलिखित है। नंबर 1, रणनीतिक नियोजन। सबसे पहले तो प्लानिंग होती है। रणनीतिक योजना के अंतर्गत अनेक बातों को ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले कि हमारी वितरण प्रणाली कौन सी है, कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, भंडार गृह का स्थान कौन सा होना चाहिए, कहाँ पे स्टॉक रखा जाएगा, परिवहन के तरीकों का चयन किस प्रकार किया जाएगा, किस ट्रांसपोर्ट से किस तरीके से लोगों तक सामान पहुँचाया जाएगा, और आदेश प्रक्रमण प्रणाली व डिज़ाइन कैसा होगा, कि जो ऑर्डर प्राप्त करने हैं उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसका लेआउट कैसा होगा, किस तरीके से प्रोसेस होगा जिससे कि ऑर्डर मिले और उनको पूरा किया जा सके। अतः रणनीतिक नियोजन प्रणाली उपयुक्त बिंदुओं का एक व्यापक अर्थ प्रस्तुत करती है। तो इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे ये 4 जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो सके। दूसरा है युक्तिपूर्ण नियोजन। युक्तिपूर्ण स्तर पर भौतिक वितरण प्रबंधन संसाधनों का उपयोग युक्तियों के द्वारा किया जाता है, पूरी स्ट्रैटेजीज के साथ किया जाता है। यह अल्पकालीन नियोजन होता है। जब एक फर्म के द्वारा वितरण प्रणाली के अंतर्गत ट्रक, भंडार गृह, आदेश प्रक्रमण उपकरण अथवा किसी सामग्री उपकरण में निवेश किया जाता है तो उनके समक्ष अपने उपकरणों व सुविधाओं के कुशलतापूर्वक उपयोग की समस्या उत्पन्न होती है। तो क्या मतलब है इसका, कि जब भी कोई मैनेजमेंट करना है रिसोर्सेज का, तो उनके लिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये अल्पकालीन नियोजन है, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए प्लानिंग की जा रही है, तो जब एक फर्म के द्वारा वितरण प्रणाली के अंतर्गत कि कहाँ से माल पहुँचाया जाएगा, किस ट्रक में स्टॉक कहाँ रखा जाएगा, वेयर हाउसेज कहाँ पर होंगे, आदेश प्रक्रमण कैसा होगा, या किसी सामग्री उपकरण में निवेश किया जाता है कि किसी भी सामग्री को बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उनके समक्ष उपकरणों जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो और उनकी फैसिलिटीज़ के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग की समस्या उत्पन्न होती है कि इन उपकरणों को और उनके लिए सुविधाएं जो हैं उनका कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे किया जाए, पूरी एफिशिएंसी से कैसे यूज़ किया जा सकता है। यही समस्या युक्तिपूर्ण समस्या कहलाती है। यहाँ पर वितरण का नियोजन सावधानीपूर्वक विधिवत ही करना चाहिए, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसकी प्लानिंग बिल्कुल केयरफुली और अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ही किया जाना चाहिए। यहाँ प्रबंधन के द्वारा ही अधिकतम संभव उपयोगों की कोशिश की जा सकती है। तो इसके लिए मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि सभी जो संभव उपयोग हैं वो पूरे किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है कार्यात्मक गतिविधियाँ। कार्यात्मक गतिविधियों का अर्थ यहाँ पर दैनिक क्रियाकलापों से लगाया जाता है। ये क्रियाकलाप वितरण प्रबंधकों के द्वारा की जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पाद वितरण श्रृंखला अंतिम उपभोक्ता तक चलती रहती है। कार्यात्मक गतिविधि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। तो क्या कहा गया है इसमें हमें, कार्यात्मक गतिविधि का अर्थ यहाँ पे क्या है, दैनिक क्रियाकलाप, जो डेली रूटीन के जो काम है, एक्टिविटीज़ हैं, उनसे लगाया जाता है, उसे कहा जाता है कार्यात्मक गतिविधियाँ। यह क्रियाकलाप वितरण प्रबंधकों के द्वारा की जाते हैं। जो भी ये मैनेजमेंट होते हैं ना, मैनेजर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, उनके द्वारा ये कार्यकलाप किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पाद वितरण श्रृंखला, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो सीरीज़ है वो अंतिम उपभोक्ताओं तक चलती रहे, बिल्कुल सिस्टमेटिकली। तो कार्यात्मक गतिविधियों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं। नंबर 1, भंडार गृहों से स्टॉक उठाकर उन्हें स्पुर्दगी के ट्रक में भरवाना, कि पहले हम स्टॉक जो वेयर हाउसेज में रखे हैं उन्हें जहाँ से जिस ट्रक में उन्हें लेके जाया जाएगा वहाँ तक भरवाना। फिर जहाज़ पर माल लादने हेतु उत्पादकों की पैकेजिंग वगैरह करवाना, क्योंकि जहाज़ पे माल लदेगा, लोड होगा, तो जो भी प्रोडक्ट है उनको बहुत अच्छे से पैकेजिंग करवाई जाती है। एक पैकेजिंग तो वो होती है जब हमने सिंपल माल को पैक किया, एक पैकेजिंग तब होती है जब जहाज़ पर माल को लोड किया जाता है, तो बड़े बड़े बॉक्सेस में उनको रखा जाता है। फिर है स्टॉक स्तर की निरंतरता बनाए रखना, कि स्टॉक का जो लेवल है वो लगातार बना रहे। एक लेवल के बाद स्टॉक कम हो जाता है तो फिर ऑर्डर पूरे करने में दिक्कत आती है। तो जितने भी ऑर्डर्स पूरे हो गए हैं तो अगला स्टॉक साथ के साथ फुल कर लिया जाए। नेक्स्ट है उत्पाद की नवीन पूर्ति आदेश तैयार करना, कि अब एक आदेश तो पूरा हो गया, अब इसके लिए नए ऑर्डर के लिए, सप्लाई के लिए रेडी रहना।
वितरण प्रबंधन के इस पक्ष का ध्यान मुख्य रूप से पर्यवेक्षक तथा कार्यपूर्ण होने पर केंद्रित होता है। तो इस पक्ष का जो भी वितरण प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, इसका पूरा ध्यान कहाँ पर होता है कि पर्यवेक्षण तथा कार्यपूर्ण होने पर केंद्रित होता है कि पहले जो कार्य किया जा रहा है उसका एनालाइज भी कर लिया जाए और कार्य पूरा हो गया तो उसे सिस्टमेटिकली देख लिया जाए कि कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो उपभोक्ताओं तक खराब माल पहुँचाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉजिस्टिक प्रबंधन के संदर्भ में लागत संतुलन मीन्स कॉस्ट ट्रेड्स ऑफ की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो लॉजिस्टिक प्रबंधन के संदर्भ में लागत संतुलन का तात्पर्य उस मान्यता से है जो फर्म की विभिन्न गतिविधियों में कभी कभी ऐसी विशेषता पाई जाती हैं जो इन्हें एक दूसरे के साथ आर्थिक संघर्ष में ला देती हैं, अतः ये संघर्षहीन लागतों को संतुलित करना जरूरी हो जाता है। तो क्या है कि लॉजिस्टिक प्रबंधन में लागत संतुलन, कॉस्ट का इक्विलिब्रियम कैसे होगा, कॉस्ट ट्रेड ऑफ कैसे होगा, उसकी व्याख्या हमें करनी है। तो इसमें लागत संतुलन का तात्पर्य क्या है? यह तात्पर्य है कि उस मान्यता को जो फर्म की विभिन्न गतिविधियों में कभी कभी ऐसी विशेषता पाई जाती हैं जो उन्हें एक दूसरे के आर्थिक संघर्ष में ला देती हैं। तो कुछ फर्म की गतिविधियाँ ऐसी हो जाती हैं, कुछ ऐसी उनमें विशेषताएं होती हैं जो एक दूसरे के आर्थिक संघर्ष में ला देती है, यानी कि इकोनॉमिकली उसमें स्ट्रगल होता है। तो यहाँ संघर्षशील लागतों को संतुलित करना ज़रूरी हो जाता है। तो जो भी संघर्षशील लागतें हैं जो आपस में एक दूसरे के संघर्ष में आ गई हैं, क्योंकि कभी कभी लागत ऐसी हो जाती है कि एक को हटाओ तो दूसरी के साथ सिस्टम नहीं बैठ पाता है। ठीक है, तो एक लागत को कम करने के लिए आर्थिक संघर्ष करना पड़ता है, तो उसी को कहा जाता है संघर्षित लागतें। तो संघर्षित लागतों को संतुलित करना बहुत ज़रूरी होता है, सेट ऑफ करना होता है। जैसे कि हम जीएसटी के बारे में देखते हैं ना कि भाई आउटपुट पर कितना है और इनपुट पर कितना है, और बाद में जब हम पूरे साल में उसको सेट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात पता होगी कि जीएसटी कैसे सेट ऑफ किया जाता है। उसी तरह अगर इंटरनेशनल ट्रेड्स है उसमें भी सेट ऑफ किया जाता है, कॉस्ट को सेट ऑफ किया जाता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम पढ़ेंगे कुल लागत अवधारणा और कुल प्रणाली अवधारणा में अंतर बताइए कि कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट और कुल प्रणाली यानी कि टोटल सिस्टम की प्रणाली में क्या अंतर है। तो सबसे पहले है कुल लागत अवधारणा। कुल लागत अवधारणा में आपस में संघर्षशील लागतें स्वरूपों का एक साथ परीक्षण किया जाता है, वह इन्हें अनुकूलतम स्थितियों पर संतुलित किया जाता है। तो जैसे हमने कहा कि संघर्षशील लागतें हैं आउटपुट और इनपुट में, तो इन लागतों को पहले तो इनका परीक्षण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर बाद में इनको अनुकूलतम परिस्थितियों में सेट ऑफ कर दिया जाता है। तो जबकि इसमें पहला अंतर है कुल प्रणाली अवधारणा कुल लागत अवधारणा का विस्तार है, वह सर्वाधिक किया जाने वाला उपागम है। तो कुल प्रणाली अवधारणा क्या है? कुल लागत का ही एक विस्तृत पार्ट है और सबसे ज़्यादा ये उपयोग किया जाता है। लागत अवधारणा कुल लागत के प्रयोग पर जोर देती है। तो डेफिनेटली जब कुल लागत अवधारणा होगी तो कुल लागत के प्रयोग पर ही जोर देगी, जबकि कुल प्रणाली अवधारणा का सेकंड अंतर है कुल प्रणाली अवधारणा भौतिक वितरण को उसके कुशल रूप से एक प्रणाली की भांति देखती है। इसमें अंतर संबंधित कार्य किए जाते हैं या दिए गए उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु अलग अलग तथ्यों को इसमें ध्यान दिया जाता है कि भौतिक वितरण को कुल एक कुशल रूप से प्रणाली की भांति इसमें देखा जाता है। फिर जो अंतर संबंधित कार्य होते हैं उन्हें एक साथ शामिल कर लिया जाता है और दिए गए जो भी उद्देश्य हैं उनको पूर्ण करने के लिए और अलग अलग तथ्यों को बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि जो भी हमारे उद्देश्य वो पूर्ण होने चाहिए और अलग अलग जो तथ्य हैं वो भी ध्यान में रखने चाहिए। इसका थर्ड है यदि कुल लागत का विश्लेषण नहीं किया गया तो गलत निर्णय लेने की संभावना बनी रहती है। तो कुल लागत का अगर ढंग से एनालाइज नहीं हुआ तो गलत निर्णय लिया जा सकता है, डिसीजन गलत हो सकता है। और कुल प्रणाली अवधारणा वितरण समस्या को व्यापक पैमाने पर देखती है। तो जो कुल प्रणाली अवधारणा है वो वितरण समस्या को जो कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसे व्यापक पैमाने पर देखती है, हाई स्केल पर इसको देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गए पूरे। आज हमने कम्प्रिहेंसिव के 5